मधुबनी पेंटिंग हमारे भारत की शान है और ये बनाई जाती है बिहार के मिथिलांचल एरिया में। माना जाता है इसकी शुरुआत हुई थी हमारे रामायण काल से और इसके थ्रू यानी इसके द्वारा जो दिखाए जाने वाले जो चित्रण होते हैं वो रिलेटेड होते हैं हमारी संस्कृति से या बिहार में जो संस्कृति होती है, रिचुअल्स होते हैं उनसे। मधुबनी पेंटिंग की खासियत उसके चटकीले रंग तो हैं ही, साथ ही में है उनके चित्रण करने का तरीका। हर चीज़ में डिज़ाइंस के थ्रू इस तरीके से जान डाल दी जाती है कि मानो अभी चित्र ये बोल पड़ेगा। ये जो गणेश जी की जो पेंटिंग है वो एकदम डिफरेंट तरीके से बनाई गई है। कलर्स का जो चुनाव किया गया है वो भी एकदम बहुत ही आंखों को लुभाने वाला है। हम ये सब भी जानते हैं कि जब हम बॉर्डर्स जो मधुबनी पेंटिंग है उसमें जो बॉर्डर्स होते हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। आंखों को भी एक अलग तरीके से बनाया जाता है इस पेंटिंग में। इस पेंटिंग में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स तो यूज़ किए ही जाते हैं, साथ ही में एक अलग तरीके से हर चीज़ को उकेरा जाता है, चाहे जानवर हो या पेड़, कोई भी चीज़ हो, इसमें हर तरीके को उसमें डिज़ाइंस ऐड करके उसको और बेहद खूबसूरत बनाया जाता है। चाहे जानवर आप किसी भी तरीके का बनाएं, कोई भी सीन बनाएं, वो ही नहीं, यहाँ तक कि हमारे रसोई घर का चित्रण भी इसमें बहुत ही अलग तरीके से किया जाता है। मामूली से दिखने वाले बर्तनों में एक अलग डिज़ाइन बना के इसको डिफरेंट लुक दिया जाता है। ये तो थी हमारी मतलब नॉर्मल एक संस्कृति की बात। अब मैं बताती हूँ आपको कि इसमें साथ के साथ भगवानों के भी चित्र को बनाया जाता है। उसमें उनकी जीवन शैली को दिखाया जाता है कि किस तरीके का मतलब रहा होगा। जैसे कृष्ण जी है तो कृष्ण जी की रास लीला इसमें दिखाई जाती है। उसमें कभी कभी कृष्ण जी और राधा को ऐसे नृत्य करते हुए दिखाया जाता है। साथ ही में राम और सीता माता से जुड़े हुए विभिन्न चित्रण को इसमें दर्शाया जाता है। तो इन सब पेंटिंग्स को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे एसेंशियल आर्ट टूल्स जो हर बिगिनर्स के टेबल पे होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हमारा पहला एसेंशियल टूल। पहले मैं आपको बताऊंगी कि ट्रेडिशनली जो इस मतलब मधुबनी पेंटिंग को बनाते हैं वो एक खास तरीके का पेपर होता है जो एक तरफ से खुरदरा होता है और एक तरफ से बिल्कुल प्लेन होता है। कई बार आर्टिस्ट लोगों के मन में जो बिगिनर्स होते हैं ये क्वेश्चन भी आता है कि खुरदरे पेपर पे निब नहीं काम करती है तो शायद प्लेन पेपर की तरफ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो खुरदरा पेपर है उसी पे हमें वर्क करना होता है क्योंकि उसके अंदर जो होल्डिंग कलर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बेहद अच्छी होती है और जब हम वहाँ पे वर्क करते हैं, कलर करते हैं तो वो एक अलग से निखर के आता है। तो इसीलिए मधुबनी जो पेंटिंग है वो इस तरीके के खास पेपर्स पे बनाई जाती है जो कि 2 कलर्स में मार्केट में अवेलेबल हैं, एक ऑफ वाइट और दूसरा वाइट कलर। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये पेपर पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलते हैं सिवाय दरभंगा और मिथिलांचल एरिया के। तो मैं खुद भी अपने जो पेपर्स है वो वहीं से मंगवाती हूँ। इसके साथ ही जो पुराने टाइम में मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती थी वो कपड़ों पे बनाई जाती थी, दीवारों पे बनाई जाती थी। इस तरीके की टसर सिल्क का ये मेरे पास एक दुपट्टा है और इस तरीके के जो मतलब ये टसर सिल्क सबसे ज़्यादा यूज़ होता है या भागलपुर सिल्क जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा मधुबनी पेंटिंग के डिज़ाइंस बनते हैं और वो बेहद खूबसूरत भी लगते हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको ये इस दुपट्टे पे पेंटिंग करना भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स ये है जो हम पुराने टाइम में जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं, बट क्या कभी आपने सोचा है कि वक्त के साथ बदलते बदलते बहुत सारी चीज़ें भी बदली हैं। तो अब जैसे कि हर आर्टिस्ट को ये वाली जो शीट्स होती हैं ये अवेलेबल नहीं होती हैं हर जगह, तो अब उनके लिए कौन सा ऑप्शन है मैं आपको ये भी बताऊंगी। क्योंकि आप अपनी जो कला है उसको बाउंड नहीं कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो आप कहीं पर भी कैसे भी डिज़ाइंस को बना सकते हैं। कपड़ा और दीवार ये तो एक कॉमन चीज़ें हैं ही जो आपको हर जगह मिल जाएंगी। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो शीट भी आजकल अवेलेबल हो जाती है।
पर मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप मधुबनी पेंटिंग करना चाहते हैं तो आप कैनवास का यूज़ कर सकते हैं। आज के टाइम में कैनवास इजीली अवेलेबल है मार्केट में और आप उसको यूज़ करके अपने सुंदर सुंदर से चित्रों को उकेर सकते हैं या अपनी मन मुताबिक किसी भी चित्र को बना सकते हैं। कैनवास की शीट इस तरीके से पीछे की तरफ से रफ होती है और आगे की तरफ से वाइट और रफ होता है। सेम यही टेक्सचर हमारी मधुबनी शीट में भी होता है जैसा यहाँ पर होता है। तो इसमें भी जब हम कलर करते हैं तो उसका एक अलग ही निखार आता है। तो इसलिए आप कैनवास यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कैनवास यूज़ नहीं करना चाहते हैं अभी, तो आप किसी और शीट पर जो कि 150 जीएसएम से ज़्यादा की मोटी शीट हो, उस पर अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगी या मेरी जो फेवरेट शीट्स हैं वो है ब्रिस्टो की आर्ट शीट्स। ये हर साइज़ में अवेलेबल हैं। आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी इनको ऑर्डर कर सकते हैं। इनका जो लिंक है मैंने टैग कर दिया है, आप वहाँ से इनको परचेज कर सकते हैं अपने मन मुताबिक कोई भी साइज़ में। इनकी जो खासियत है वो यही है कि जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके जो पीछे का पोर्शन होता है वहाँ पर कलर्स को मतलब कलर्स वहाँ तक नहीं आते हैं और हमारे जो पेंटिंग है वो अच्छी लगती है। ये देखिए पीछे बिल्कुल भी कलर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर आप पतली शीट यूज़ करेंगे तो एक कलर का इम्प्रेशन पीछे आ जाता है जो कि हमारे कागज़ को कमज़ोर बना देता है। तो ये तो थी शीट्स की बात जो कि एसेंशियल टूल्स हमारे 1 नंबर के हैं जो हमारे पास होना बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं एसेंशियल टूल 2, क्योंकि हम इसमें बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड और आज का एडवांस मेथड। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको और भी चीज़ों की जानकारी हो जाए। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कलर्स के बारे में। तो जो पुराने टाइम में हम कलर्स यूज़ करते थे वो यूज़ करते थे नेचुरल कलर्स, जैसे येलो कलर्स फ्रॉम मैरीगोल्ड के फ्लावर से येलो कलर्स निकालते थे, पिंक कलर बोगनविलिया के फ्लावर से निकालते थे, हरा रंग निकालते थे पत्तियों से, सफ़ेद रंग हम चावल को पीस कर उसका जो पानी बनाते हैं उससे निकालते थे, ब्लैक कलर हम बनाते थे जो लैंप के कलौस लगी होती है उससे उसमें डालकर, और इन सब में हम खाने वाले गोंद के पानी को मिलाकर इनको पक्का करते थे। तो ये तो थे नेचुरल कलर्स जो ये 4-5 शेड्स होते थे। इसलिए आपने देखा होगा जो पुरानी पेंटिंग्स है उसमें 5 से 6 कलर्स को खाली यूज़ किया जाता था क्योंकि हमारे पास मुख्य स्रोत कलर्स की शेड का वही होता था। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे शेड्स हैं, मार्केट में वैरायटी ऑफ कलर्स हैं। तो आप चाहें तो कोई भी कलर अपने पेंटिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब वो पुराना मेथड आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आप अब एक्रेलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्रेलिक कलर्स ने जो नेचुरल कलर्स है उनकी जगह काफ़ी मतलब इम्प्रेसिवली उन्होंने मार्केटिंग जो है पकड़ी हुई है। और आज के टाइम में अगर आप देखेंगे जो आर्टिस्ट लोग हैं वो कलर डिफरेंट तरीके के कलर से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो आप भी अपनी पेंटिंग को बेहद रंग बिरंगा खूबसूरत बना सकते हैं डिफरेंट शेड से। शेड्स को कैसे आप मैच करेंगे, कैसे आप देखेंगे कि कौन सा कलर किसके साथ अच्छा लगता है, तो ये मैंने एक लाइव स्ट्रीम किया था लास्ट संडे। उस स्ट्रीम को आप देखेंगे तो मैंने बहुत अच्छी एक सरल सी टेक्निक बताई है जिससे आप कोई भी कलर और कोई भी कलर का पैलेट यूज़ कर सकते हैं अपनी मधुबनी पेंटिंग के डिज़ाइन को और भी सुंदर बनाने के लिए। तो ये तो थी हमारी आज कलर्स की बात। अब देख लेते हैं एक बिगिनर्स के पास तीसरा टूल्स कौन सा होना चाहिए जो कि बेहद ज़रूरी है उसके सुंदर आकर्षक मधुबनी डिज़ाइन के लिए। तो बाकी के जो 1 और 2 टूल्स हैं वो तो बेहद ज़रूरी है ही, इसके साथ अब जो हमारा तीसरा टूल है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो है ब्रशेज़। यहाँ पर हम 2 तरीके के ब्रशेज़ का इस्तेमाल करते हैं, राउंड ब्रश और फ्लैट ब्रश। फ्लैट ब्रश से हम ज़्यादातर कलर फिलिंग का काम करते हैं, जबकि राउंड ब्रश हमारे लिए यूज़ हम करते हैं उसको डिज़ाइन को ड्रॉ करने में और फाइन लाइंस को बनाने में। राउंड ब्रश और फ्लैट ब्रश दोनों ही काफ़ी सारे डिफरेंट तरीके के साइजेस में आते हैं। तो आप
आवश्यकता अनुसार पेपर आपका कितना बड़ा है, उस पे कितने थिक आपको लाइन चाहिए, उसके अनुसार आप उनकी शेप्स को यूज़ कर सकते हैं और साइज़ेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बड़ा कैनवास पे वर्क कर रहे हैं तो आपको ज़ाहिर-सी बात है बहुत थिक लाइन चाहिए रहेगी। छोटे कैनवास पे या छोटी शीट पे वर्क कर रहे हैं तो पतला चाहिए रहेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन से पेपर पे वर्क कर रहे हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पर अभी एक छोटा-सा डेमो भी दिखाऊँगी कि किस तरीके से हम ब्रश के हेल्प से भी लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं 6 नंबर का ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर बिल्कुल भी मैंने इसको टिल्टेड नहीं किया है, बिल्कुल टिप से मैं लाइन्स को ड्रॉ कर रही हूँ। ये चीज़ बहुत प्रैक्टिस से आती है, तो मैं आप लोग जो बिगिनर्स हैं उनको यही सलाह दूँगी कि आप लोग पतले ब्रश यूज़ कीजिए जब आप लाइन्स को ड्रॉ करें, और मोटे ब्रश का यूज़ तभी कीजिए जब आपको काफ़ी थिक लाइन चाहिए हो। तो इस तरीके से हम देखिए बारीक लाइन भी ब्रश से ड्रॉ कर सकते हैं और अपना डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो मोस्टली जो हमारे राउंड ब्रशेज़ होते हैं वो लाइन्स और डिज़ाइंस को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि जो फ्लैट ब्रश है उससे हम कलरिंग करते हैं तो क्या अलग इफ़ेक्ट आता है। जब हम राउंड ब्रश से कलरिंग करेंगे ना तो हमारे स्ट्रोक्स बनते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते हैं। बट जब हम फ्लैट ब्रश से कलरिंग करते हैं तो हमारा जो कलर है वो इक्वली डिवाइड होता है पूरे हमारे जो हम जिस पार्ट को कलर कर रहे हैं उसमें, और कोई भी स्ट्रोक नहीं आता है, तो हमारा जो कलर है वो बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो इसलिए हमेशा आप अपने टेबल पर एक फ्लैट ब्रश और अपने 2-3 राउंड ब्रश रख सकते हैं। राउंड ब्रश के नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। 0 नंबर होता है जो कि बेस्ट होता है, इसके बाद 2 नंबर उससे भी अच्छा होता है, क्योंकि कई बार 0 नंबर में क्या होता है ना, ब्रिसल्स कम होने की वजह से कलर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो हमें बार-बार कलर उसको ब्रश को कलर में डिप करना पड़ता है। तो इसलिए आप इन वाले जो नंबर के ब्रशेज़ है वो ले सकते हैं। अब देखते हैं ऐसा टूल जिसके बिना आप कोई भी काम कभी कर ही नहीं सकते। कौन सा है वो टूल, आइए जानते हैं। तो दोस्तों पुराने ज़माने में जब स्केल्स नहीं होते थे तब हमारे जो आर्टिस्ट थे वो काम करते थे अपनी फिंगर्स से। किस तरीके से नापते थे, पेपर्स पे, दीवारों पे, हाथ और फिंगर्स की हेल्प से। ये वो चीज़ है जो हम सभी के पास है और हम सभी इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है। बट आप इससे फिर जैसे 2 फिंगर गैप आपको बनाना है, 3 फिंगर बनाना है, 4 फिंगर गैप बनाना है, उस तरीके से आप अपने डिज़ाइन को इक्वली उसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पुराने टाइम में इन फिंगर्स का काफ़ी यूज़ होता था क्योंकि उस समय स्केल्स और जितने भी आपके मेज़रमेंट करने वाले टूल्स होते हैं वो नहीं होते थे। जो आर्टिस्ट होते थे वो अपनी फिंगर्स और अपने हैंड का इस्तेमाल करते हुए डिस्टेंस को बनाते थे। तो ये टूल ऐसा है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। होता सबके पास है, हैंड सबके पास है, फिंगर सबके पास है, बट इनको किस तरीके से यूज़ करना है ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो मैंने डिज़ाइन जो मार्किंग की थी उसमें डिज़ाइन बना लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास स्केल नहीं है और आपको बड़े कैनवास पे वर्क करना है तो आप अपनी फिंगर्स की हेल्प से बना सकते हैं। 1 फिंगर गैप है, 4 फिंगर गैप है। आप चाहें तो जो हम हैंड से इस तरीके से देखिए जोड़ के कोई भी डिज़ाइन का बना सकते हैं। तो ये एक बेहद ईज़ी टेक्निक है और एक ऐसा टूल है जिसको सिर्फ़ हमें समझना है हम सभी के पास। तो चलिए इसके साथ ही ये वाला टूल का यूज़ भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं हमारा जो 5th टूल है वो कौन-सा है और उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब अब जो हमारा 5वां टूल है वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने कलरिंग सीख लिया, हमने शीट के बारे में सीख लिया, हमने डिस्टेंस कैसे बनाते हैं वो सीख लिया, हमने कलर किससे करेंगे वो सीख लिया, लेकिन हम डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे किससे? अगर हम ब्रश से अभी एक्सपर्ट नहीं है तो क्या यूज़ करेंगे? देखिए ट्रेडिशनली तो यूज़ की जाती थी ऐसी निब्स के थ्रू डिज़ाइन को बनाया जाता था, और ये हम ब्रश से भी डिज़ाइन बनाते थे, ये मैंने अभी आपको बताया ही है। तो अगर आप इन दोनों में एक्सपर्ट नहीं हैं, अब क्या करेंगे? अब किस तरीके से अपने अंदर के आर्टिस्ट को आप जगाएँगे?
तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आपको इनसे वर्क नहीं करना है तो इनको बिल्कुल हटा दीजिए। और हम आज के टाइम में हमारे पास इस तरीके के पेन्स मौजूद हैं ऑनलाइन। मैं इनको भी इनका जो लिंक है वो टैग कर दूंगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये हर तरीके के शेप, और शेप तो नहीं कहेंगे, साइजेज़ में अवेलेबल है। तो आपको चाहे बारीक काम करना है, मोटा काम करना है, इनसे आप इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। बताइएगा अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।